अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर तहमीना नज़ीर हेयर। आज हमारा 4th लेक्चर है विजुअल फिजियोलॉजी का। तो हम अपने आज के जो टॉपिक है वो सरफेक्टेंट है। हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होता है, सबको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि सरफेक्टेंट हमारा लंग का ऐसा केमिकल है, ऐसा लिक्विड है जो कि हमारे लंग्स के एल्वुलर सैक में रिलीज होता है। मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था सरफेक्टेंट की वजह से आपके जो एल्वुलर सैक्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम सारी डिटेल पढ़ेंगे कि सरफेक्टेंट क्या है, उसका आपके वो किस सोर्स से, मतलब कौन से सेल उसको बना रहे हैं, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर का क्या फॉर्मूला है और उसका फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके फॉर्मेशन को और जो सरफेक्टेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर इफेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल इसके फंक्शन क्या हैं सरफेक्टेंट के, और हम लास्ट में रेस्पिरेटरी प्रेशर पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले सरफेक्टेंट की बात करें। सरफेक्टेंट इज ए सरफेस एक्टिंग मटेरियल और एजेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर lowering the surface tension of the fluid. Surfactant that lines the epithelium of alveoli in lungs is known as pulmonary surfactant and it decreases the surface tension on the alveolar membrane. Surface tension आपके जो एल्वुलाई थे, आपके जो ब्रोंकाई थे, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक उसके एपिथेलियम से लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा था। वो लिक्विड क्या करता था कि जो लंग के ऊपर उसकी सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देता था। उसकी सरफेस टेंशन के इंक्रीज होने की वजह से आपके लंग्स के कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। अब उसको कम करने के लिए कुदरत ने एक केमिकल आपकी जो लंग्स है उसमें प्रोड्यूस किया है, उसका नाम है सरफेक्टेंट। अब सरफेक्टेंट क्या करता है कि वो आपके जो लंग्स है उसकी सरफेस टेंशन को, उसके जो मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपके लंग का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। एक्चुअली जो सरफेक्टेंट है ये एक केमिकल है जो कि आपके बॉडी, आपके जो लंग्स है उसके ऊपर ओवरऑल जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करेगा। अब जो इसका सोर्स कौन सा है, सोर्स ऑफ सेक्रीशन ऑफ पल्मोनरी सरफेक्टेंट। सोर्सेज इसके हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि आपके जो एल्वुलर सैक्स हैं इसमें दो किस्म के एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनको न्यूमोसाइट्स भी बोलते हैं। सबसे पहला जो टाइप 1 है और दूसरी टाइप 2 है। जो टाइप 1 है वो आपके 95% आपके एल्वुलर सैक का हिस्सा होता है और टाइप 2 जस्ट 5% होता है। अब जो सरफेक्टेंट है वो टाइप 2 से रिलीज होता है। अब ये जो टाइप 2 है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स या टाइप 2 एल्वुलर एपिथेलियल सेल्स, ये क्या करते हैं, ये सरफेक्टेंट को रिलीज करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दी सेल इज द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई ऑन देयर एल्वुलर सरफेस। अब ये क्या है कि ये माइक्रोविलाई की फॉर्म में आपकी एल्वुलर पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब क्लेरा सेल्स हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। क्लेरा कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये आपके ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और इसका क्या फंक्शन है कि ये वहाँ से सरफेक्टेंट को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज कर रहे होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। हमने अभी तक पढ़ा सरफेक्टेंट क्या है, एक ऐसा केमिकल है जो आपके लंग्स के ऊपर सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा तो आपके लंग का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा, लंग कोलैप्स नहीं करेगा। अब हमने पढ़ा है कि वो कहाँ से, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो रिलीज हो रहा है। तो दो टाइप के सेल हैं, एक
टाइप 2 एलुलर एपिथेलियल सेल्स, दूसरा क्लेरा सेल्स। जो आपके टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स हैं उसको न्यूमोसाइट्स भी बोलते हैं। जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं वो सरफेक्टेंट कॉन्स्टेंटली रिलीज कर रहे होते हैं, और ये जो टाइप 2 एलुलर सेल्स हैं ये आपके जो एलुलर मेम्ब्रेन है उसका 5% बना रहे होते हैं। अब जो क्लेरा है ये क्या करता है कि ये भी एक स्पेसिफिक किस्म के सेल्स हैं जो ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ब्रोंक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये भी सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करता है। तो सरफेक्टेंट दो सेल से प्रोड्यूस हो रहा है, एक टाइप 2 सेल, दूसरा क्लेरा सेल्स। अब इधर देखें, ये वाली स्ट्रक्चर को देखें, ये आपके ट्रेकिया, ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंक्यूल्स। ये जो ब्रोंक्यूल्स है अगर उसको देखें, हमने पढ़ा क्लेरा सेल्स उधर प्रेजेंट होते हैं। अब ये उसकी एपिथेलियम है बाहर वाली, उसकी एपिथेलियम के अंदर ये सेल्स हैं, ये क्लेरा सेल्स हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ गया। ये जो ब्लू कलर के सेल्स हैं ये क्लेरा सेल्स हैं। ये छोटे छोटे ग्लोबुलेट बना के या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सरफेक्टेंट को रिलीज कर रहे होते हैं। और जो हमारे टाइप 2 सेल्स हैं वो इससे भी जो नीचे वाला पार्ट है एलुलर सैक्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की कि जो आपके सरफेक्टेंट है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन से केमिकल मौजूद होते हैं, तो सबसे पहले इसकी सरफेक्टेंट ओवरऑल एक लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें लिपिड्स भी हैं और इसमें प्रोटीन्स भी शामिल है। अच्छा, लिपिड और प्रोटीन दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और इसमें क्या मौजूद होता है, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन और आयंस। फॉस्फोलिपिड में सबसे ज़्यादा जो 75% इसकी जो केमिस्ट्री बना रहा है सरफेक्टेंट की वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड 75% है आपके सरफेक्टेंट का 75% फॉस्फोलिपिड से बना है, और इसमें मेजर मॉलिक्यूल कौन सा है, DPPC। अब इसका ये किसकी एब्रीवेशन है, ये है डाइपल्मिटॉयल फॉस्फेटिडाइल कोलिन की। ठीक है, DPPC। अब जो सेकंड है वो ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल है, और थर्ड पे क्या है, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन के भी आगे 4 किस्म की स्पेसिफिक सरफेक्टेंट प्रोटीन होती हैं, ABCD। सरफेक्टेंट प्रोटीन A, सरफेक्टेंट प्रोटीन B और सरफेक्टेंट प्रोटीन C और सरफेक्टेंट प्रोटीन D। और फोर्थ पे आपके आयंस आते हैं जिसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो हमने अभी सरफेक्टेंट का केमिस्ट्री पढ़ी। सरफेक्टेंट की केमिस्ट्री में अगर ओवरऑल इसका मॉलिक्यूल को देखा जाए तो ये एक लिपोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड में DPPC उसका 75% बनाता है, फिर उसके बाद ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। फिर थर्ड नंबर पे प्रोटीन है। प्रोटीन की भी आगे 4 किस्में हैं, उसमें सरफेक्टेंट प्रोटीन A, SPA जिसको बोलते हैं, सरफेक्टेंट प्रोटीन B जिसको SPB बोलते हैं, सरफेक्टेंट प्रोटीन C जिसको SPC बोलेंगे, सरफेक्टेंट प्रोटीन D जिसको SPD बोलेंगे, और लास्ट में इसके आयन आते हैं जो कि कैल्शियम आयन है। कैल्शियम आयन क्या करेंगे कि जब इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है इसकी फॉर्मेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, तो हमने पढ़े इसके 4 कंपोनेंट हैं, एक फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, प्रोटीन और आयंस। अब इसकी फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन हमने पढ़ा कौन से सोर्स थे इसको सरफेक्टेंट को बनाने वाले, एक तो टाइप 2 सेल थे एपिथेलियल सेल्स, दूसरा क्लेरा सेल्स थे। अब ये दोनों सेल्स में इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि इसके अंदर लेमिनर बॉडीज़ होती हैं, ख़ास किस्म की बॉडीज़ होती हैं जो कि सरफेक्टेंट को रिलीज़ कर रही होती हैं। अब इन बॉडीज़ के अंदर फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन क्या थे जो कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं,
वो ये जो लेमिनर बॉडीज़ हैं इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब ये जो प्रोटीन है लेमिनर बॉडीज़ हैं उसका जो इस बॉडी के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ये जो ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है और क्या करता है कि इसको कंपाइल करके फिर फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में एक्सोसाइटोज कर देता है। तो अभी हम इसका पढ़ते हैं थ्योरी। फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट टाइप 2 alveolar epithelial cells and clara cells have a special type of membrane bound organelles called lamellar bodies. इसके अंदर स्पेशल किस्म की बॉडीज प्रेजेंट होती है जिसको लेमिनर बॉडीज बोलते हैं, विच फॉर्म द इंट्रासेलुलर सोर्स ऑफ सर्फेक्टेंट। इसका क्या मतलब है, सेल के अंदर लेमिनर बॉडीज ऐसा सोर्स है जो कि सर्फेक्टेंट को रिलीज कर रहे हैं। मतलब कि जैसे आपकी एटीपी का पावर हाउस आपके माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, इसी तरह आपके जो उसका सर्फेक्टेंट का पावर हाउस हो गया या उसका जो मेन सोर्स है जहाँ से उसकी सप्लाई आ रही है वो लेमिनर बॉडीज़ हैं। अब लेमिनर बॉडीज़ में क्या होता है, लेमिनर बॉडीज़ कंटेन सर्फेक्टेंट फॉस्फोलिपिड एंड सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स। लेमिनर बॉडीज़ के अंदर जो जितने भी केमिकल ज़रूरी होते हैं सर्फेक्टेंट को बनाने के लिए वो प्रेजेंट होते हैं। उसमें फॉस्फोलिपिड होगा, प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स कौन कौन सी होंगी, ए बी सी डी, तो ये सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। दीज मटेरियल आर सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्टोर्ड इन लेमिनर बॉडीज़। अच्छा, जो आपके एल्वेलाई सैक्स के अंदर सेल मौजूद हैं, सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एंडोप्लाज्मिक स्मूथ और रफ दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होंगे। स्मूथ का काम क्या था और रफ का काम क्या था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है तो सर्फेक्टेंट प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रही होगी, और जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोसेस हो रहे होंगे। तो ये ओवरऑल जितने भी ये लेमिनर बॉडीज़ हैं इसके अंदर फॉस्फोलिपिड और सर्फेक्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और ये बन के कहाँ से आते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं और ये लेमिनर बॉडीज़ के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। ये देखें, ये टाइप 2 सेल को उन्होंने इलाज करके दिखाया हुआ है। ये टाइप 2 सेल्स हो गए, ये इसके अंदर लेमिनर बॉडीज़ हैं। लेमिनर बॉडीज़ के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन। और ये देखें, ये इधर इन्होंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया है। इसने क्या करना है कि यहाँ से प्रोसेस होकर जो प्रोटीन है ये आपके लेमिनर बॉडीज़ के अंदर स्टोर हो जाएगी प्रोटीन, और फिर यहाँ से क्या करती है कि ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये जो ल्यूमन है, ये जो माइलिन ये जो एरिया है इसके अंदर चले जाते हैं ये सारे। अभी हम इसका नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ट्यूबुलर माइलिन कैसे बन रहा है, ये आपके लेमिनर बॉडीज़ के थ्रू। अच्छा, by means of exocytosis, lipid and protein of laminar bodies are released into surface fluid lining the alveoli। ये जो एल्वुलर ये वाली जो लाइनिंग है इसके अंदर ये एक्सोसाइटोज करके मतलब कि आउटग्रोथ बना के ये मटेरियल यहाँ पे रिलीज हो रहा है। अब उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोटीन एंड कैल्शियम, the phospholipids are arranged into lattice meshwork structure called tubular myelin। अब ये क्या है, जितना भी मटेरियल एक्सोसाइटोसिस के थ्रू हो, चाहे फॉस्फोलिपिड्स थे, प्रोटीन्स थे, आयंस थे, सारे क्या आएंगे, सारे उसकी वो जो एरिया था एल्वुलाई का फ्लूइड था उसके अंदर रिलीज हो जाएंगे। जो फ्लूइड था एल्वुलाई का उसके अंदर ये जाके एक दूसरे के ऊपर अरेंज होके एक मैशवर्क या एक जाल सा बना देंगे जिसको ट्यूबुलर माइलिन बोलते हैं। ट्यूबुलर माइलिन is in turn converted into surfactant in form of a film that spread over the entire surface of alveoli। अब ये क्या करेगा, जितना ज़्यादा सर्फेक्टेंट वो जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं लेमिनर बॉडी से सिक्रीट होते जाएंगे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू,
उतने ही ज़्यादा मैशवर्क बनता जाएगा। वो मैशवर्क मतलब कि जाली सी बनती जाएगी एक दूसरे के साथ टेंगल्ड अप होके, और पूरे जो आपके एलुलर सैक है उसके एरिया को कवर करके आपके जो एलुलर सैक है, एलुलाइज हैं, उसके ऊपर सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देगी। Most of the surface surfactant is absorbed into type 2 alveolar cells, catabolized, and products are loaded into lamellar bodies for recycling। फिर ये क्या होता है कि अगर एक्सेस ऑफ ये ट्यूबुलर माइलिन बन जाए तो इसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो वापस एल्वुलर सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर दोबारा वो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होकर फिर वो लेमिनर बॉडीज़ में चला जाएगा। फिर वहाँ से क्या होगा कि फिर दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब जब ज़रूरत होगी, जब जब सरफेक्टेंट रिलीज़ होना होगा, तब तब ये दोबारा रिवर्स प्रोसेस होता जाएगा। ये देखें, ये जितना भी ये वाली लाइनिंग है, ये देखें म्यूकोजल लाइन, म्यूकस ग्लैंड इसके मौजूद हैं। ये आपके सारे क्या हैं, एलुलाई हैं, एलुलर सैक्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, इस जगह पे सरफेक्टेंट रिलीज हो रहा होगा। ये देखिए, ये टाइप 2 एलुलर सेल्स हैं, ये वाले पूरे। अब ये टाइप 2 एलुलर सेल्स क्या करेंगे कि ये सरफेक्टेंट रिलीज करेंगे। सरफेक्टेंट रिलीज कर देंगे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। ये जो लाइट ब्लू सा एरिया है ये सरफेक्टेंट को शो करता है कि यहाँ से रिलीज होके ये देखें एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज हो जाएंगे और ये मैशवर्क बनाते जाएंगे। और ये पूरा जो एरिया है, ये देखें, ये ब्लू लाइनिंग है, ये पूरे आपके एलुलर सैक के अंदर वाली लाइनिंग को कवर कर लेगी। अब ये जब कवर करेगी तो क्या करेगी, उसको प्रोटेक्शन देगी, उसके जो सरफेस टेंशन उसको रिड्यूस करके उसकी जो लंग की कोलैप्सिंग है उससे बचाएगी। ये भी देखें इस पिक्चर में, ये टाइप 2 सेल्स हैं। ये इसके अंदर क्या मौजूद है, गोल्जी अपरेटस है, लेमिलर बॉडीज़ हैं। ये जब लेमिलर बॉडीज़ क्या करेंगी कि जो प्रोटीन है और फॉस्फोलिपिड है उसको इधर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज कर देंगी। इस तरह का एक जालीनुमा मैशवर्क बन जाएगा। अब ये जो मैशवर्क होगा ये क्या करेगा, ये पूरे ये जो एरिया है, आउटर लेयर है, इसके अंदर एक पूरी कवरिंग बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पूरी जो एलुलर सैक की आउटर लेयर है उसको एक कवरिंग प्रोवाइड हो जाएगी और प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं फैक्टर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ सरफेक्टेंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके सरफेक्टेंट को बनाने में और उसको आगे मैशवर्क बनाने में, मैशवर्क बना के उसको उससे भी आगे फैलाने में कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सरफेक्टेंट रिक्वायर्स मैनी सब्सटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलर माइलिन रिक्वायर्स DPPC, PG मतलब फॉस्फोग्लिसरोल्स एंड द हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन है सरफेक्टेंट प्रोटीन B और सरफेक्टेंट प्रोटीन C है। ये जो 4 चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सरफेक्टेंट को बनाने के लिए। एक DPPC, फॉस्फोग्लिसरोल, सरफेक्टेंट प्रोटीन B और सरफेक्टेंट प्रोटीन C आपके सरफेक्टेंट को बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ सरफेक्टेंट फिल्म रिक्वायर्स SPB और सरफेक्टेंट प्रोटीन B और सरफेक्टेंट प्रोटीन C और PG फॉस्फोग्लिसरोल। अब बात करते हैं टाइप 2 एलुलर सेल्स ऑक्यूपाई ओनली एपिथेलियल 5%। ये मैंने आपको बात बताई कि जस्ट ये टाइप 2 एलुलर एपिथेलियल सेल्स 5% बनाते हैं आपके एलुलर सरफेस का। However, the surfactant must spread over the entire alveolar surface. It is facilitated by phosphoglycerol and calcium ion. अब ये जो surfactant जब रिलीज हो गया, अब इसकी स्प्रेडिंग फॉस्फोग्लिसरोल और कैल्शियम आयन की वजह से हो रही है। Glucocorticoids play important role in the formation of surfactant. तो इसमें हमने बात की बेसिकली आपके 4 ये जो DPPC, फॉस्फोग्लिसरोल, सरफेक्टेंट प्रोटीन B और C ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपकी सरफेक्टेंट को फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं।
जिसमें क्या है, ये जो बी और सी है सर्फेक्टेंट प्रोटीन, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब इसी की वजह से ये जो कैल्शियम आयन और फॉस्फोग्लिसरॉल है, ये वाले फॉस्फोग्लिसरॉल और जो कैल्शियम आयन जो इसका चौथा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो क्या करता है कि जो सर्फेक्टेंट है उसको पूरे जो सरफेस एरिया है उस तक फैलाने में मदद करता है। अब सर्फेक्टेंट के फंक्शन क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है वो ये कि ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से लंग को कोलैप्स होने से बचाता है। Surfactant reduces the surface tension in alveoli of lungs and prevent collapsing tendency of lungs. अब दूसरे नंबर पे बात करें, सर्फेक्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एल्वेलाई। जब ये उसके स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्वेलाई के स्ट्रक्चर को मेंटेन भी रख रहा है, तो जिसका मतलब ये है कि ये कोलैप्सिंग टेंडेंसी के खिलाफ काम करेगा। अब थर्ड नंबर पे है, इट्स play an important role in inflation of lung after birth. In fetus, the secretion of surfactant begin after third month. अब क्या होता है कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें जब फर्स्ट टाइम जो लंग एक्टिव होते हैं हमारे, वो आफ्टर बर्थ होते हैं। बिफोर बर्थ ओवरऑल जितना भी एक्सचेंज हो रहा होता है सब वो मदर के प्लेसेंटा के थ्रू गैसियस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो ये जो सर्फेक्टेंट है वो जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है इवन आफ्टर बर्थ। जब बच्चे के पास सर्फेक्टेंट की सिक्रीशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट इन एल्वेलाई प्रिवेंट्स दी लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि आपके जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। अब चौथे नंबर पे बात है कि another important function of surfactant is its role in defense within the lungs against the infection and inflammation. मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था कि आपके लंग्स का जो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो इम्यून सिस्टम का भी है। इम्यून सिस्टम में एक ऐसे एक्ट करता है कि इसके सारे जो इम्यून सेल्स हैं वो एलुलर सैक्स के अंदर आ जाते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उसको किल करने के लिए, किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपके एलुलर सैक्स के अंदर आपके जितने भी जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो वहाँ अक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये क्या करता है कि आपको इनडायरेक्टली इन्फेक्शन से भी बचाता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सिंपल सी बात है, आपके पास सर्फेक्टेंट कम होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। सर्फेक्टेंट टेंशन इंक्रीज करेगी तो आपके जो लंग्स हैं उसकी कोलैप्सिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, लंग्स पिचक जाएंगे। तो अब इसी तरह रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी जो लंग्स के कोलैप्स करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर जाती है, लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। और इस बीमारी का दूसरा नाम हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज भी है। डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट अकर इन एडल्ट्स आल्सो इट इज़ कॉल्ड एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब ये जितने भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में, बेसिक काज यही होता है कि उनके पास सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन में कोई ना कोई डिफेक्ट आ रहा होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी प्रेशर्स की। दो तरह के रेस्पिरेटरी प्रेशर होते हैं, जिसमें एक तो हमने पढ़ लिया, हमारे जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हमने पढ़ा कि इंट्राप्लूरल प्रेशर प्रेजेंट होता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर को ही इंट्राथोरेसिक प्रेशर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर होता है जिसको इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ रेस्पिरेटरी प्रेशर की। आपकी जो लंग्स है, आपका पूरा रेस्पिरेटरी टैक है, इसमें दो बेसिकली प्रेशर्स इफेक्ट करते हैं। एक इंट्राप्लूरल प्रेशर, वो कौन सा होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान। प्लूरल मेम्ब्रेन कौन सी थी, एक पैरेटल थी, एक विज़रल थी। विज़रल वो थी जो आपके लंग को बिल्कुल उसके साथ साथ कवरिंग दे रही थी, और पैरेटल कौन सी थी जो उससे थोड़ा फासले पे थी, और उसके प्लूरल और पैरेटल के दरमियान, पैरेटल और विज़रल के दरमियान एक स्पेस थी। उस स्पेस के अंदर प्लूरल फ्लूइड मौजूद था। वो फ्लूइड
उसके अंदर जो प्रेशर होगा उसको इंट्राप्लूरल प्रेशर बोलेंगे। अब इंट्राएब्यूलर प्रेशर क्या है वो भी हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। अब इंट्राप्लूरल प्रेशर, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज द प्रेशर एग्जिस्टिंग इन प्लूरल कैविटी। ये मैंने आपको बता दिया कि विज़रल और पाइटल एयर के दरमियान जो प्रेशर प्रेजेंट होता है वो इंट्राप्लूरल प्रेशर कहलाता है। इट इज़ एक्सर्टेड बाय द सक्शन ऑफ फ्लूइड दैट लाइन द प्लूरल कैविटी। अब ये क्या करता है कि ये जो प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इंट्राप्लूरल फ्लूइड जो प्रेजेंट है उसके थ्रू प्लूरल कैविटी के अंदर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंट्राथोरैसिक प्रेशर सिंस इट इज़ एक्सर्टेड इन होल ऑफ थोरैसिक कैविटी। तो ये ओवरऑल इसको इंट्राथोरैसिक प्रेशर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि क्योंकि इसने पूरी थोरैसिक केज को प्रेशर प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इसकी कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले जो इसकी वैल्यू होती है, जो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 760 mm ऑफ Hg है, और जो चेंज हो जाती है और कुछ अगर कोई बीमारी हो जाए या कोई आप एक्सरसाइज इंक्रीज़ कर लो या कोई भी इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी जिसके दौरान आपका प्रेशर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है कि अगर हम नॉर्मली इंस्पायर करें तो आपका ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो -6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। और अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें, उसके एंड पे हम इसका चेक करें तो ये -2 mm ऑफ Hg होगा। फिर अगर हम ज़ोर से सांस अंदर को लें तो इसकी वैल्यू होती है -30 mm ऑफ Hg। और अगर इसी तरह हम जो क्या नाम है फोर्स एक्सपायरेशन लें, उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि इंस्पायरेशन करें तो आपका -70 mm ऑफ Hg तक प्रेशर जा सकता है। फिर इसी तरह एक वल्सल्वा मैनेवर होता है जिसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि इन जो एक्सपायरेशन में अगर वल्सल्वा मैनेवर परफॉर्म करें तो उसका जो प्रेशर होता है वो जो आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो +50 में चला जाता है। अब अगर ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है नेगेटिव कब है पॉजिटिव कब है और इनके क्या इफेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। प्लूरल कैविटी इज ऑलवेज लाइंड बाय थिन लेयर ऑफ फ्लूइड दैट इज सेक्रेटेड बाय विज़रल लेयर ऑफ प्लूरा। ठीक है, ये मैंने आपको बात बता दी। उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसके फ्लूइड के अंदर जितना प्रेशर होगा वो उसका इंट्राप्लूरल प्रेशर कहलाता है। दिस फ्लूइड इज कॉन्स्टेंटली pumped from a pleural cavity into lymphatic vessel. Pumping of fluid create a negative pressure in the pleural cavity. अब क्या होता है कि ये जब प्रेशर नेगेटिव होता है तो आपका जो लिम्फेटिक वेजल्स प्रेजेंट होती हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसके ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो उतनी ही जल्दी लिम्फ में जो भी ड्रेनेज जाना होगा वो क्विकली परफॉर्म होगा। फिर अगर आपका जो इंट्राप्लूरल प्रेशर पॉजिटिव कब होता है, जब हम वल्सल्वा मैनेवर परफॉर्म कर रहे होते हैं। और दूसरा कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? नीमोथोरक्स मैंने आपको बताया था कि वो जब आपके जो इंट्राप्लूरल प्रेस है उसके अंदर एयर अकोमुलेट हो जाए। अब दूसरी बात हम करते हैं कि हाइड्रोथोरैक्स, जब आपके इंट्राप्लूरल कैविटी के अंदर वाटर अकोमुलेट हो जाए उसको हाइड्रोथोरैक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हीमोथोरैक्स की। हीमोथोरैक्स क्या है कि जब ब्लड अकोमुलेट हो जाता है इंट्राप्लूरल प्लेस में। और उसके बाद पायोथोरैक्स, ये ऐसी पैथोलॉजी है जिसके अंदर पस जो होती है किसी इन्फेक्शन की सूरत में वो प्रोड्यूस हो जाए। तो इन सब कंडीशंस में आपका जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक समझ आ गई?
अब इसमें हम बात करें कि जो वल्सेल्वा मैनेवर है, वल्सेल्वा मैनेवर है वो है क्या। इसमें क्या होती है कि हम फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे होते हैं, मतलब कि फोर्सफुली अपनी सांस को बाहर की तरफ लेके जाते हैं, तो उसको हम वल्सेल्वा मैनेवर कहते हैं। अब ये परफॉर्म कैसे होता है कि मोस्टली क्या होता है, आपके दो नोस्ट्रिल्स हैं, एक नोस्ट्रिल्स को बंद करके आप फोर्सफुली उसके जो एयर है उसको नोज के थ्रू बाहर निकालें, तो फोर्स नेजल एक्सपायरेशन के थ्रू क्या है कि आपका जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है, throughout the respiratory cycle intrapleural pressure remains lower than intraalveolar pressure. This keeps the lung always inflated. हमेशा आपका जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है उसको नेगेटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो ही क्या नाम है ये अपने लंग्स की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन कर सकेगा। अब हम पढ़ते हैं कि इंट्राप्लूरल प्रेशर की सिग्निफिकेंस आगे मजीद कितनी है। इंट्राप्लूरल प्रेशर हैज़ टू इम्पोर्टेंट फंक्शन। इसके फंक्शन क्या है, एक ये कोलैप्सिंग टेंडेंसी को से बचाता है, उससे प्रिवेंट करता है। दूसरा ये कि जो नेगेटिव प्रेशर है थोरेसिक रीजन का, उसकी वजह से क्या होती है कि आपकी जितनी भी वेन्स हैं वो डायलेटेड रहती हैं, और ये क्या करती हैं, जितना क्योंकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और बाकी बॉडी में ज़्यादा प्रेशर के साथ नेगेटिव प्रेशर की तरफ जो जितने भी ब्लड है वो पंप कर सकेगा, तो इसलिए इसको रेस्पिरेटरी पंप भी बोलते हैं। तो इसको हम इस तरह एक दफ़ा रीडिंग करते हैं। द नेगेटिव प्रेशर एक्ट लाइक सक्शन पंप and pulls the venous blood from the lower part of the body toward the heart against gravity. Thus, the intrapleural pressure is responsible for venous return, so it is called the respiratory pump for venous return. हमें ये पता है कि जब ब्लड पंप होता है तो फुल प्रेशर के साथ आपके फुल बॉडी में आर्टरीज में आपके जो होता है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आपके हार्ट में वापस आ रहा होता है। अब जब ये जो वापसी थी इसकी, तो इसके पास कोई भी प्रेशर नहीं था। अब आपकी जो हार्ट है वो फुल ऑन प्रेशर अप्लाई करके फुल बॉडी के अंदर ब्लड तो भेज रहा है, पर वापसी के लिए नीचे से कोई प्रेशर के लिए कोई चीज़ नहीं, जिसको हमने पढ़ा था कि जो वापसी का प्रेशर है, जिस मतलब के ब्लड को वापस जब हमने लंग्स की तरफ प्योरीफाई होने के लिए भेजना है, तो वो किस तरह कर रहा था कि जो हमारे मस्कुलर एक्टिविटी थी, हमारे जो वो क्या कर रही थी, वेन्स के ऊपर प्रेशर डाल के उसको अपवर्डली मूव कर रही थी, वरना तो और कोई सिस्टम नहीं था। अब इसके उन्होंने एक और बात हमें बताई है कि जो लंग्स का इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है और जो वीनस का प्रेशर होता है वो पॉजिटिव होता है। अब वो पॉजिटिव टू नेगेटिव वो मूव करेगा और हमारे हार्ट तक इजीली जो वीनस सप्लाई है वो वेना केवा के थ्रू वो मूव ऑन होती रहेगी। इसलिए जो हमारे लंग्स हैं उसको रेस्पिरेटरी पंप भी बोलते हैं, इंट्राप्लूरल प्रेशर है उसको रेस्पिरेटरी पंप भी बोलते हैं। अब इंट्राएल्वुलर प्रेशर क्या है? इंट्राएल्वुलर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जिस्टिंग इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। इट इज आल्सो नोन एज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अब एल्वुलाई के दरमियान जो प्रेशर होगा उसको इंट्राएल्वुलर प्रेशर बोलते हैं और इसको इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी बोलते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? जो नॉर्मली क्या है, इंट्राएल्वुलर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 760 mm of Hg. It becomes negative during inspiration and positive during expiration. ये देखें, नेगेटिव आपका जो इंट्राएल्वुलर प्रेशर है एल्वुलाई के लेवल पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो बहुत ही -1 तक होता है, -1 mm of Hg। अब एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन के दौरान +1 mm of Hg, क्योंकि एल्वुलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ही वो पिचकाएगा आपके
एलुलर सैक्स को, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो एयर होगी वो एक्सपेल आउट होगी। अब तीसरे नंबर पे होगा एट द एंड ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, अब इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इंस्पायरेशन के ख़त्म होने पर और एक्सपायरेशन के ख़त्म होने पे, दोनों की सूरत में आपका जो ये जो इंट्रा एलुलर प्रेशर है ये 760 mHg हो जाता है। और अगर हम वही अपने मैनवर्स की बात करें, जो क्या नाम है, अगर हम फोर्स इंस्पायरेशन करें अपने माउथ को ओपन करके, जब हम हवा को लंग्स के अंदर लेके जाएं, तो क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है ये -80 तक रेज कर जाएगा। और अगर इसी तरह हम वल्सल्वा मैनवर की बात करें, तो फोर्स एक्सपायरेशन के हम नाक के थ्रू हवा को फोर्सफुली बाहर निकालें, तो क्या होगा 100 mHg तक आपका ब्लड जो इंट्रा एलुलर प्रेशर है इंक्रीज कर जाएगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, किस किस तरह ये इम्पोर्टेंट है। इंट्राएलुलर प्रेशर काजेज फ्लो ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द एलुलाई। ये अगर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज ना हो ना, -1 और +1 ना हो, तो क्या होता है कि आपकी जो एक्सचेंज ऑफ एयर है हो ही ना सके। ये होगा तो ही +1 -1 तक इसकी रेंज जाएगी, तो ही आपके जो गैशियस एक्सचेंज है हवा का अंदर और बाहर जाना पॉसिबल हो सकेगा। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपका एलुलर प्रेशर क्या होता है, इंट्रा एलुलर प्रेशर मतलब माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और जो जितनी भी हवा होती है वो एलुलाई तक पहुंच जाती है। अब एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा, ये प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा तो ही तो अंदर से बाहर का, मतलब अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो अंदर से पिचक जाएगा, और जो आपके एलुलर सैक्स हैं पिचक के वो हवा को बाहर निकाल देंगे, और इस तरह एक्सपायरेशन हो जाएगी। बात समझ आई है। जो एलुलाई के अंदर प्रेशर होता है इंट्रा एलुलर प्रेशर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और -1 भी। -1 होगा, इसका मतलब है कि उधर हवा की कमी है, उधर हवा की कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा, बाहर से हवा अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि बाहर 760 mHg है और लंग्स के पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया -1 का। 760 से -1 की तरफ आना शुरू कर देगी आपकी हवा, और जब 760 से वो 760 आ जाएगी, उसके अंदर क्या हो जाएगा कि प्रेशर इंट्राएलुलर प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो इसका क्या मतलब है कि +1 तक इसकी वैल्यू पहुंच गई, +1 तक पहुंची है, तो इसका क्या मतलब है बाहर हवा को अंदर प्रेशर नॉर्मल से एक्सीड कर गई है और अब उसको हमने एक्सपेल करना है। तो इस तरह आपका एलुलर प्रेशर आपके इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को रेगुलेट कर रहा है। इंट्रा एलुलर प्रेशर आल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एलुलर एयर एंड ब्लड। फिर इसी तरह इन्हीं प्रेशर की वजह से आपकी जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली जो हमारे रेस्पिरेटरी प्रेशर्स हैं वो पढ़े। उसके अलावा हमने पढ़ा सरफेक्टेंट क्या है, सरफेक्टेंट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, उसके फैक्टर्स क्या हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, और उसकी फिर हमने जितने भी रेस्पिरेटरी प्रेशर उसकी नॉर्मल वैल्यूज़, उसकी और जब उस पर पैथोलॉजी आएगी तो उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इसको आपने एक नज़र देख लेना है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपने, और हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हमारी एक छोटी सी असाइनमेंट होगी जो आपने मुझे सबमिट करवानी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको जो हमारा कल वाला लेक्चर था वो समझ आ गया होगा। अब जो हमारा आज वाला सरफेक्टेंट वाला लेक्चर है, अगर इसमें कोई मुश्किल आए, है बहुत आसान, आप अपनी बुक को फॉलो करें। बुक से नहीं समझ आ रही पढ़ के तो फिर आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।